नमस्कार। एक बार फिर से रीनल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ टॉपिक्स है। उसमें पहला अपन ने लिखा है रीनल थ्रेशोल्ड। अगर हम बात करें कि रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द किडनीज maximum capacity for reabsorption of a substance. The kidney's maximum capacity for reabsorption of a substance. यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग होता है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब किडनी की किसी भी सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करने की अधिकतम क्षमता रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। यानी कि मान लीजिए ये नेफ्रॉन है, उसमें ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। अपन ने यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ी है जिसमें अपन ने बात की थी एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, बीच में ग्लोमेरुलस। यहां हमने बात की थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा फिल्ट्रेट बनता है और उस फिल्ट्रेट से अल्टीमेटली उसका एंड प्रोडक्ट यूरिन बनता है। फिर अपन ने बात की थी कि इस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उनको किडनी सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद में उसको वापस रीअब्जॉर्ब करती है। तो अगर हम बात करें रीनल थ्रेशोल्ड कि रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, हम यहां रीनल थ्रेशोल्ड पढ़ रहे हैं और रीनल थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन में हमने लिखा है द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। किडनी की किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की अधिकतम क्षमता, वो उसका रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल बात करें तो अपन कोई भी सब्सटेंस, यहां मान लीजिए अपन एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। यहां पर मान लीजिए ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो यहां हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ए सब्सटेंस। यानी कि अगर अपन ग्लूकोज के बिहाफ पे बात करें तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। मान लीजिए ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो होता है 180 मिलीग्राम पर डीएल। ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो होता है 180 मिलीग्राम पर डीएल। यानी कि 180 mg पर डीएल तक की रेंज तक अगर ग्लूकोज इसके अंदर आता है तो उसको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 180। यानी कि 180 तक अगर ग्लूकोज इसके अंदर आएगा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान इस फिल्ट्रेट में, तो 180 mg पर डीएल तक का ग्लूकोज कंप्लीटली यहीं से वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वो आगे यूरिन के अंदर नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें कि ग्लूकोज के रेफरेंस में, तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 180 mg पर डीएल तक। 180 mg पर डीएल तक अगर ग्लूकोज इसके अंदर फिल्ट्रेट में आता है तो उसको किडनी कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि ग्लूकोज को मैक्सिममली किडनी कितना रीअब्जॉर्ब कर सकती है, 180 mg पर डीएल तक। यहां तक क्लियर है क्या? रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किडनी की किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की जो उसकी अधिकतम क्षमता है, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। हमने यहां पर एक ग्लूकोज का एग्जांपल लिया कि अगर ग्लूकोज इस फिल्ट्रेट में आ रही है तो ग्लूकोज को मैक्सिमम किडनी कितना रीअब्जॉर्ब कर सकती है, और वो मैक्सिमम कैपेसिटी ग्लूकोज के लिए है 180। यानी कि 180 मिलीग्राम पर डीएल तक ग्लूकोज अगर इस फिल्ट्रेट में आ रहा है तो उसको किडनी क्या कर लेती है, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पड़ोस में एक अंकल है जो डायबिटिक है, उनको डायबिटीज है और उनका 160 मिलीग्राम पर डीएल ग्लूकोज होने के बावजूद भी उनमें ग्लूकोज यूरिया देखने को मिल रहा है। यानी कि उनका शुगर लेवल 160 है,
तो वो 160 mg पर डीएल की रेंज में ही इसमें आएगा फिल्ट्रेट में, लेकिन फिर भी उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। तो किडनी की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 180 तक रीअब्जॉर्ब करने की है, यानी कि 180 तक तो यहां पर रीअब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। फिर यूरिन में कैसे आ रही है ग्लूकोज? क्या होता है, अगर हम बात करें तो इनिशियली जब तक किडनी में किसी प्रकार की डिजीज ना हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन ना हो, किडनी नॉर्मल काम करें, या किसी पर्सन का कभी कभार अगर 180 या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तब तो किडनी उसको कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन डायबिटिक पर्सन जो होता है, उस डायबिटीज वाले पर्सन के अंदर धीरे धीरे किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटीज वाले के अंदर रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। और जो डायबिटिक पर्सन होता है उसके अंदर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। मान लीजिए शुरुआत में जब उस पर्सन के अंदर किडनी नॉर्मली काम कर रही थी, तो उसके सारे के सारे 20 से 26 लाख नेफ्रॉन काम कर रहे थे, और 20 से 26 लाख नेफ्रॉन की क्षमता थी कि वो 180 mg पर डीएल तक का ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन डायबिटिक पर्सन के अंदर किडनी में धीरे धीरे डैमेज होने लग गया, और उसमें मान लीजिए 10% नेफ्रॉन ने काम करना बंद कर दिया। अब 10% ने नेफ्रॉन काम करना बंद कर दिया, तो किडनी के फंक्शन भी 10% क्या हो जाएंगे? कम। तो हो सकता है जहां पर 180 mg पर डीएल नॉर्मल कैपेसिटी है, लेकिन किडनी में धीरे धीरे डैमेज होने से 10% कैपेसिटी कम हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि जो डायबिटिक पर्सन होता है, इनिशियली तो उसके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उस पर्सन के अंदर किडनी डैमेज होती जाती है, और किडनी के डैमेज होने की वजह से उसके अंदर रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, और उसके बाद में ग्लूकोज का लेवल 150 तक भी है, 160 तक भी है, तब भी उसका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है, और कुछ अमाउंट ग्लूकोज की यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाती है, जिसको हम ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि सिंपली रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो रीनल थ्रेशोल्ड कहलाता है। द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की अधिकतम क्षमता रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। अगर हम बात करें रीनल थ्रेशोल्ड की, तो यहां पर 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, एक होता है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, एक होता है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, एक होता है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और एक होता है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। अगर हम बात करें हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की, हाई मीन्स अधिक, थ्रेशोल्ड मीन्स रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, और सब्सटेंस मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल्स। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये वो सब्सटेंस होते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अधिक होती है, हाई होती है। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किडनी की अधिक होती है, वो हाई थ्रेशोल्ड कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किडनी की अधिक होती है, ऐसे सब्सटेंस हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किडनी की अधिक होती है, वो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। अगर हम बात करें हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के अंदर, तो इसके अंदर होता है ग्लूकोज, विटामिन और अमाइनो एसिड। ग्लूकोज, विटामिन और अमाइनो एसिड जो होते हैं, ये 3 सब्सटेंस हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं। और हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन से मतलब यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो वो इस फिल्ट्रेट में नॉर्मल रेंज में आए, अब नॉर्मली हाई ना आए, नॉर्मल रेंज तक इसमें आए फिल्ट्रेट में।
और दूसरा किडनी प्रॉपर वर्क करें, किडनी में कोई बीमारी नहीं हो, कोई डिजीज नहीं हो, कोई डैमेज ना हो। अगर किडनी भी प्रॉपर काम कर रही है, नॉर्मल काम कर रही है और वो नॉर्मल रेंज तक ब्लड में आ रहे हैं, तो ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड का लेवल नॉर्मल हो और ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल होगा तो फिल्ट्रेट में भी वो नॉर्मल लेवल तक आएंगे। और साथ में अगर किडनी में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, किडनी नॉर्मली काम करें, तो ऐसे पर्सन के यूरिन में क्या आपको कभी भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन, अगर एक पर्सन के ब्लड में नॉर्मल लेवल हो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन का, और साथ में किडनी अगर प्रॉपर नॉर्मली काम करें, तो क्या उस पर्सन के यूरिन में कभी भी ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड देखने को मिलता है? आंसर जाएगा नहीं मिलता है, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड अधिक होता है, इनको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और किडनी अगर प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में काम करें और ये अगर नॉर्मल रेंज तक आते हैं, तो किडनी इनको क्या कर लेती है? कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। हम कह सकते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि अगर इनके 10 मॉलिक्यूल इस फिल्ट्रेट में आएंगे तो 10 के 10 वापस क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनका आगे एक भी मॉलिक्यूल यूरिन के साथ नहीं देखने को मिलेगा। ये यूरिन के अंदर तब देखने को मिलते हैं जब ये तो अबनॉर्मली हाई लेवल में आने लग जाए। मान लीजिए किडनी को इनको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 10 मॉलिक्यूल, लेकिन ये 10 नॉर्मल ना आकर के 20 आने लग जाए, यानी कि अत्यधिक आने लग जाए, तो इनमें से 10 तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन 10 कहां आएंगे? यूरिन में आएंगे। या फिर ये आ तो नॉर्मल रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, लेकिन किडनी के अंदर डैमेज हो गया जिसकी वजह से इनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी कम हो गई है, तो अब उनमें से 10 में से हो सकता है 8 ही रीअब्जॉर्ब हो पाए, 2 मॉलिक्यूल यूरिन में देखने को मिले। यानी कि हम कह सकते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी ज्यादा होती है और नॉर्मल कंडीशन में किडनी उनको कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ये कभी भी आपको यूरिन में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके 3 एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन। ये यूरिन में तब एपियर हो जाते हैं जब या तो ये अबनॉर्मली ज्यादा आने लग जाए फिल्ट्रेट में, या फिर किडनी के फंक्शन किसी बीमारी की वजह से नॉर्मल से कम हो जाए, या तो ये नॉर्मल से ज्यादा आने लग जाए या फिर किडनी के फंक्शन कम हो जाए। उस दौरान इनका प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तब ये यूरिन में एपियर होने लग जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये कभी भी यूरिन में देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे सब्सटेंस हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन 3 हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। दूसरा है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। अगर हम बात करें कि ये लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, लो मतलब कम, थ्रेशोल्ड मींस रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी क्या होती है? कम। यानी कि इनको नॉर्मल कंडीशन में भी किडनी कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं करती है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब यह है कि ये सब्सटेंस जितने इस फिल्ट्रेट में आते हैं वो कभी भी कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। मान लीजिए ये 5 मॉलिक्यूल इस यूरिन के अंदर बनने की प्रोसेस में जब फिल्ट्रेट में आ रहे हैं, तो हो सकता है 5 में से 3 तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन 2 वापस यहां कहां मिलेंगे? यूरिन में देखने को मिलेंगे। 2 सब्सटेंस आगे यूरिन में जाएंगे, क्योंकि इनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी क्या है? कम है। इसलिए अपन ने लिखा है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हम कह सकते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि कभी भी पूर्णतया रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये जितने फिल्ट्रेट में आते हैं
उनमें से कुछ मॉलिक्यूल तो रीअब्जॉर्ब होकर के वापस से ब्लड में चले जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल यूरिन में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, जिसके कोई भी सब्सटेंस है जिसके 5 मॉलिक्यूल आए हैं, तो कंप्लीट क्या होगा, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में तो क्या होते हैं, पांचों के पांचों रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाई थ्रेशोल्ड में थ्रेशोल्ड ज्यादा है, रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, और वो होते हैं 3 ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड, जिनका नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये यूरिन में देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी कम होती है। अगर ये नॉर्मली 5 मॉलिक्यूल आएंगे तो 5 में से 3 रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और 2 आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। यानी नॉर्मल काम करने के बावजूद भी किडनी इनको कभी भी कंप्लीट रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इनका पूर्णतया रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इनमें से जो फिल्ट्रेट में आते हैं कुछ मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल हमें हमेशा यूरिन में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से 2 एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है। यूरिया के 5 मॉलिक्यूल आएंगे तो 3 रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, 2 आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। यूरिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल आएंगे तो 3 रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, 2 आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। इनके 10-10 मॉलिक्यूल आएंगे तो 5-5 मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, 5-5 मॉलिक्यूल आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में भी कभी भी कंप्लीट रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी पर्सन के यूरिन में हमेशा यूरिया और यूरिक एसिड तो पाया जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो यूरिया और यूरिक एसिड कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कभी नहीं होता है, उनका इनकम्प्लीट रीअब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। अगर हम बात करें, थर्ड है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। नॉन मींस नहीं, थ्रेशोल्ड मींस रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की, कि नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होते हैं। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, यानी कि उनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी नहीं होती है। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एक ही होता है जिसका नाम है क्रिएटिनिन, जो कि मसल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। मसल के काम करने से बनने वाला एंड प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। इस क्रिएटिनिन को किडनी कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर इस फिल्ट्रेट में क्रिएटिनिन के 5 मॉलिक्यूल आए हैं तब भी वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, अगर 10 मॉलिक्यूल आए हैं तब भी उनमें से कोई रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर 50 आए हैं तब भी कोई मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जितना क्रिएटिनिन फिल्ट्रेट में आता है, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट में आए हैं तो 10 के 10 हमें कहां मिलेंगे, यूरिन में। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है 10 की बजाय 12 मिले। तो अब यहां पर बात आती है कि फिल्ट्रेट में तो 10 मॉलिक्यूल ही आए हैं, लेकिन यूरिन में 12 कहां से आ गए। होता क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल के कुछ दाने होते हैं या ऐसे सब्सटेंस के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में से निकल करके इस नेफ्रॉन में आ जाते हैं, जिसको अपन ने पढ़ा भी था ट्यूब्यूलर सीक्रेशन वाली प्रोसेस में। तो जितना फिल्ट्रेट में है उतना तो आएगा ही आएगा। कुछ मॉलिक्यूल इस ट्यूब्यूलर सीक्रेशन वाली प्रोसेस के द्वारा ब्लड में से निकल करके सीधे नेफ्रॉन में आ जाते हैं, और वो आगे जाकर के कहां एपियर होते हैं, यूरिन के अंदर एपियर होते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास का अपन ने आगाज किया था, शुरू में अपन ने डिस्कस किया था रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड में हमने लिखा है द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। सिंपल मीनिंग है किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की अधिकतम क्षमता रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस की
रीअब्जॉर्ब करने की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है किडनी की, वो क्या कहलाती है? रीनल थ्रेशोल्ड। द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की अधिकतम क्षमता रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। मान लीजिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, रीनल थ्रेशोल्ड होता है 180 मिलीग्राम पर डीएल। इसका मतलब है कि 180 mg पर डीएल तक ग्लूकोज अगर इस फिल्ट्रेट में आता है तो ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वो यूरिन में अपियर नहीं होगा। अगर 180 mg पर डीएल से ज्यादा ग्लूकोज आने लग जाए तो ग्लूकोज यूरिन के साथ अपियर होने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। अगर आपसे पूछें कि रीनल ग्लूकोज यूरिया कब डेवलप हो जाता है? जब सीरम ग्लूकोज लेवल 180 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाए, या फिल्ट्रेट के अंदर 180 mg पर डीएल से ज्यादा यहां पर ग्लूकोज आने लग जाए तो ग्लूकोज यूरिया डेवलप हो जाता है। अदरवाइज 180 तक अगर ग्लूकोज आ रही है तो उसको किडनी क्या कर लेती है? कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। किडनी के रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के आधार पर सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनको रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की कैपेसिटी हाई होती है, ज्यादा होती है, वो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। और ये सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में किडनी के द्वारा कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये कभी भी यूरिन में अपियर नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ये यूरिन में तब अपियर हो जाते हैं जब या तो ये नॉर्मल से ज्यादा इस फिल्ट्रेट में आने लग जाए, या किडनी में किसी बीमारी की वजह से किडनी के फंक्शन कम हो जाए। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये यूरिन में अपियर नहीं होते हैं। ये है ग्लूकोज, विटामिन और अमाइनो एसिड। दूसरे हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस है जिनको किडनी रीअब्जॉर्ब तो करती है लेकिन कम करती है। इनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं होता है। जितने मॉलिक्यूल आते हैं नॉर्मली, उनमें से कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कुछ यूरिन में अपियर होते हैं। यूरिया और यूरिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कैटेगरी में आते हैं। उनमें से कुछ तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हमेशा यूरिन में देखने को मिलता है। तीसरे हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिनको रीअब्जॉर्ब करने का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, किडनी की कोई क्षमता नहीं है, वो नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। और क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाता है। उसको किडनी कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर 10 मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट में आ रहे हैं तो 10 के 10 यूरिन में निकलेंगे, बट उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल भी जुड़ जाते हैं तो जितना फिल्ट्रेट में आता है उससे अधिक यूरिन में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट में आया है और यूरिन में 12 मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आए कहां से? तो ये ट्यूबुलर सीक्रेशंस के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल और साथ में ऐड हो जाते हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन से ब्लड में से निकल करके फिल्ट्रेट में तो आ जाते हैं, लेकिन कभी भी यहां से मॉलिक्यूल वापस ब्लड में नहीं जाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी का है? नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। यहां तक क्लियर है क्या? देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का हार्मोनल रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं। यहां पर कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि कौन कौन से सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं। सबसे पहले हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन, और जब भी हम वाटर रेगुलेशन या पानी का किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको पढ़ना होता है तो हमें एक ही हार्मोन पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एडीएच। देखिए इसके नाम में इसका काम रखा है एंटी यानी अगेंस्ट, डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो कि डायूरेसिस के अगेंस्ट में काम करता हो, ऐसा हार्मोन जो कि रिलीज होने पर यूरिन आउटपुट को कम कर देता हो, उसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं।
हम वाटर रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वाटर रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जिसको हम एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगर हम बात करें कि एडीएच का प्रोडक्शन कहां से होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार आता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। अगर हम एडीएच के प्रोडक्शन की बात करें तो एडीएच का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। एडीएच का प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का नाम है सुप्राऑप्टिक। हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एग्जैक्ट बात करें तो आप आंसर देंगे कि सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के द्वारा एडीएच का प्रोडक्शन होता है। या आपको बेसिकली पूछ लिया जाए कि एडीएच का प्रोडक्शन या सिंथेसिस कहां पे होता है, तो आप आंसर देंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस अपने अंदर एडीएच का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद में हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाने वाला एडीएच इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया जाता है और यहां पर स्टोर करवा लिया जाता है। अगर हम बात करें ये कौन सा पार्ट है, तो हम आंसर देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैं आपसे पूछूं कि एडीएच का प्रोडक्शन कहां हुआ है, तो आंसर देंगे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एडीएच का स्टोरेज कहां हुआ है, तो हम आंसर देंगे कि एडीएच का जो स्टोरेज हुआ है वो हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर या न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर। जब भी हमारी बॉडी में जरूरत होती है तो एडीएच का सीक्रेशन कहां से होता है, तो आंसर देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी में वाटर रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो हम आंसर देंगे एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच का प्रोडक्शन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में कहां से? तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से। वहां से बनने के बाद कहां जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच का स्टोरेज कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब हमारी बॉडी में एडीएच की नीड होती है तो एडीएच का सिक्रीशन कहां से होता है, तब भी आंसर देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर हम बात करें कि जब एडीएच रिलीज होगा, एडीएच जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये जाकर के एक्शन कहां परफॉर्म करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये जाकर के एक्शन परफॉर्म करता है डीसीटी पे, डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। यानी इसका एक्शन कहां पे होगा, तो हम आंसर देंगे डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। हमें पता है, अपन ने पहले डिस्कस की थी कि एक तो डीसीटी में और एक कलेक्टिंग डक्ट में सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है प्रिंसिपल सेल। इन सेल का क्या नाम है? प्रिंसिपल सेल। जब भी एडीएच आता है तो एडीएच अपना एक्शन परफॉर्म करता है दो जगह, एक तो करता है डीसीटी पे और एक करता है कलेक्टिंग डक्ट पे। एडीएच के दो जगह एक्शन होते हैं, एक तो कलेक्टिंग डक्ट पे और एक होता है डीसीटी पे। हमें पता है डीसीटी की जो लेंथ होती है वो होती है 14 mm, जबकि कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ होती है 22 mm। अब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस पे प्रिंसिपल सेल पाई जाती है। अब डीसीटी 14 mm की है जबकि कलेक्टिंग डक्ट 22 mm की है, तो आप बताएं प्रिंसिपल सेल ज्यादा डीसीटी में होगी कि कलेक्टिंग डक्ट में? तो आंसर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा प्रिंसिपल सेल होगी। तो अगर हम बात करें इस एडीएच का, तो ज्यादा एक्शन डीसीटी पे होगा कि कलेक्टिंग डक्ट पे, तो आंसर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट पे। अगर आपसे पूछें कि एडीएच जाकर के नेफ्रॉन के किस किस पार्ट पे एक्ट करता है, तो आंसर देंगे कि ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की प्रिंसिपल सेल पे एक्ट करता है। लेकिन इनमें भी पूछा जाए कि मैक्सिमम या मेनली किस पार्ट पे एक्ट करता है, तो हम आंसर देंगे कि एडीएच मेनली जाकर के कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट परफॉर्म करता है। अब हम बात करें कि ये एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, क्या वर्क परफॉर्म करेगा, तो हम आंसर देंगे कि एडीएच जब भी जाता है तो वो जाकर के क्या करता है? प्रिंसिपल सेल को स्टिमुलेट करता है या प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके क्या मैसेज देता है कि जो भी यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ये पानी यूरिन के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस पानी को यहीं पर रोकना है और यहीं पर रोक करके इसको किस में डालना है? ब्लड के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका? पानी का। रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका? पानी का। कौन बढ़ाता है? एडीएच।
पहला हार्मोन आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अपन हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाटर रेगुलेशन कौन सा हार्मोन करता है, तो एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से होता है और वहां से बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करवा दिया जाता है और वहीं से इसका जरूरत पड़ने पर सीक्रेशन होता है। स्टोरेज और सीक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जबकि इसका प्रोडक्शन होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से। अगर हम बात करें जब ये रिलीज होता है तो ये नेफ्रॉन के दो भागों में जाकर के एक्ट करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की प्रिंसिपल सेल पर। मेनली किस पे किया जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट पर। क्या एक्ट परफॉर्म करता है कि ये प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो धीरे धीरे प्लाज्मा वॉल्यूम तो बढ़ती है, लेकिन यूरिन आउटपुट को क्या कर देता है, यूरिन आउटपुट कम कर देता है। क्योंकि जब एडीएच रिलीज होगा और पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन के साथ पानी कम निकलेगा और पानी बाहर कम निकलेगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप बताएं कि ये कंडीशन हमें कब जरूरत है, कब हमें पानी को रोकने की जरूरत है, तो हम आंसर देंगे कि जब हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हाइपोवोलिमिक हो रहे हैं, हाइपोटेंसिव हो रहे हैं, डायरिया, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम, कोई भी ऐसी कंडीशन जिस दौरान हमारे अंदर हाइपोवोलिमिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है और जिस दौरान हमारी बॉडी को पानी रोकने की जरूरत होती है, उस दौरान एडीएच रिलीज होकर के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और इसके ऑपोजिट जब हम ओवरहाइड्रेट होते हैं, ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, उस दौरान पानी को बॉडी से जब हमें बाहर निकालना है तो एडीएच का रिलीज होना बंद हो जाता है और एडीएच जब रिलीज नहीं होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकलेगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में सेकंड हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन। सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन, अब हम सोडियम और पोटेशियम का रेगुलेशन पढ़ेंगे और सोडियम और पोटेशियम का रेगुलेशन पढ़ने के लिए हमें एक हार्मोन पढ़ना है, एल्डोस्टेरोन। रटना कुछ भी नहीं है आपने, हम बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन की। अगर हम बात करें कि एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहां से होता है, तो इसको अपन ने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा बहुत पहले भी। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये किडनी है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का भी जो आउटर पोर्शन होता है उस आउटर पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और एड्रिनल का कॉर्टेक्स कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना ग्लोमेरुलोसा से प्रोडक्शन किसका होता है, एल्डोस्टेरोन का। अगर हम बात करें कि ये एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन होने के बाद में एल्डोस्टेरोन जाकर के एक्ट कहां परफॉर्म करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये डीसीटी पे एक्ट करता है। नेफ्रॉन के किस पार्ट पे एल्डोस्टेरोन जाकर के एक्ट परफॉर्म करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये नेफ्रॉन की डीसीटी के ऊपर एक्ट परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें कि ये डीसीटी के ऊपर जाकर के क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो हमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम याद रखना है। कौन सा सिस्टम याद रखना है, तो आंसर देंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम। और हमें पता है रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी में बीपी कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये मान लीजिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा है। एल्डोस्टेरोन कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी में बीपी कम होती है, बीपी लो हो जाती है। और बीपी लो हो जाती है तब हमें पता है हमें सोडियम और पानी को रोकना है। हम पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन। पहला हम हार्मोन पढ़ रहे हैं एल्डोस्टेरोन, जिसका प्रोडक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा वाली लेयर से होता है और इसका प्रोडक्शन वहां से होता है, लेकिन इसका एक्शन जो होता है वो कहां पर होता है, ये एक्ट करती है जाकर के डीसीटी पे। और डीसीटी के ऊपर भी कौन सी सेल पे, तो आंसर देंगे प्रिंसिपल सेल पे। और अगर हम बात करें ये प्रिंसिपल सेल पे जाकर के क्या एक्ट करता है, जब जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलिमिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम होती है, तो उस दौरान ये एल्डोस्टेरोन जो है वो आकर के डीसीटी की प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके यहाँ से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है।
बेसिकली तो ये किसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? सोडियम का। और जब जब सोडियम को रीएब्जॉर्ब होना होता है तो साथ ही साथ किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। जिस दौरान ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है उसी दौरान ये पोटेशियम का एक्सक्रेशन बढ़ाता है। यानी आपको याद यहां पे ये रखना है कि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के काउंटर काम करते हैं। अगर कोई हार्मोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो पोटेशियम को बाहर निकालेगा, और अगर कोई हार्मोन पोटेशियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा तो वो सोडियम को बाहर निकालेगा। जब जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तब तब उसके साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। जब जब कोई हार्मोन सोडियम को बाहर निकालेगा तो सोडियम के साथ साथ वाटर को भी बाहर निकालेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें यहां पर फर्स्ट हम एल्डोस्टेरोन पढ़ रहे हैं, जिसका एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में ये जाकर के नेफ्रॉन की डीसीटी पे एक्ट परफॉर्म करता है, और उसमें ये जाकर के प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके जो यूरिन के साथ सोडियम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उस सोडियम और वाटर का तो ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और पोटेशियम का ये एक्सक्रेशन बढ़ाता है। अगर हम बात करें एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? तो हम आंसर देंगे कि ये रीएब्जॉर्प्शन तो बढ़ाता है सोडियम का, और सोडियम के साथ साथ किसका? पानी का। यानी कि ये सोडियम और वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जब ये सोडियम को ब्लड में डालेगा तो ये इंक्रीज करता है क्या? एक्सक्रेशन, यानी कि बाहर निकालेगा। और किसको बाहर निकालेगा? इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम को ये बाहर निकालेगा बॉडी से, जबकि सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के इसका प्रोडक्शन होता है। ये जब जब बॉडी में बीपी कम होती है तब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में बनता है। अगर हम ये बात करें तो ये एल्डोस्टेरोन बनने के बाद में नेफ्रॉन की डीसीटी पे जाकर के वर्क करता है, और वहां की प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके सोडियम और वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और प्लाज्मा बढ़ाता है और बीपी बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी दौरान ये पोटेशियम को बाहर निकालता है। अरे हम कह सकते हैं कि ये पोटेशियम का एक्सक्रेट करवा के पोटेशियम को कम करता है, और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा करके ये प्लाज्मा वॉल्यूम और बीपी बढ़ाने के लिए काम करता है। क्लियर है? ये कब रिलीज हो रहा है? जब बीपी कम हो रही हो। ये जाकर के क्या करता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम को बाहर निकालता है। जस्ट इसके ऑपोजिट जो अगला अपन हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड या एएनपी। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, इसके नाम में ही काम रखा है, सब कुछ आप इसी से समझ लेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। एट्रियल, इसका मतलब एट्रियल वर्ड आ रहा है इसका प्रोडक्शन से। इसका प्रोडक्शन कहां से होता है? तो हम आंसर देंगे राइट एट्रियल वॉल से। कौन से एट्रिया से? हृदय के राइट एट्रियल वॉल से। तो इसका होता है क्या? प्रोडक्शन। पेप्टाइड, इसका मतलब ये किसका बना होता है? अमाइनो एसिड का। नेट्रीयूरेटिक, इसका मतलब ये क्या करता है? सोडियम का लॉस करता है। नेट्रीयूरेसिस मतलब यूरिन के साथ ये नेट्रीयूरेसिस करता है, यानी कि सोडियम को बाहर निकालता है। अरे अगर अपन बात करें एएनपी, तो सबसे पहला अगर अपन पॉइंट डिस्कस करें कि इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो आंसर देंगे कि हृदय के राइट एट्रियल वॉल से। दूसरा अगर अपन बात करें कि ये एक्ट कहां पे परफॉर्म करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये नेफ्रॉन की पीसीटी पे, क्योंकि मैक्सिमम सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी पे। तो इसका एक्शन होता है एक तो पीसीटी पे और दूसरा एक्शन होता है इसका कलेक्टिंग डक्ट पे। ये दो जगह जाकर के वर्क परफॉर्म करता है। एक तो ये वर्क परफॉर्म करता है एक्ट पीसीटी पे, और दूसरा ये एक्ट परफॉर्म करता है कलेक्टिंग डक्ट पे। दो जगह एक्शन होते हैं एएनपी का। पहला एक्शन अपन ने बात की पीसीटी, दूसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट पे। अब अगर अपन बात करें कि ये एएनपी क्या करता है, तो जो यहां पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है ये उस रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। हमें पता है एल्डोस्टेरोन बीपी कम होने पर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके बीपी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एएनपी एल्डोस्टेरोन के जस्ट ऑपोजिट है। ये बीपी ज्यादा होने पर रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद में ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बंद करके सोडियम और वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? यूरिन के साथ बाहर निकालता है। और अगर ये यूरिन के साथ सोडियम को बाहर निकालता है तो ये क्या कर रहा है? नेट्रीयूरेसिस कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है? इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ
सोडियम और वाटर, सोडियम और पानी को तो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा मेरे दोस्तों याद रखना कि ऐसा हार्मोन जब सोडियम को बाहर निकालता है तो उसी दौरान ये क्या करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के काउंटर रेगुलेट होंगे और कोई भी हार्मोन अगर सोडियम को बाहर निकालेगा तो पोटेशियम को ब्लड में डालेगा। क्लियर है। एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि हार्ट के राइट एट्रियल वॉल से रिलीज होता है। कब? जब हार्ट स्ट्रेच होता है। हार्ट स्ट्रेच कब होगा? जब बीपी ज्यादा बढ़ी हुई होगी, वीनस रिटर्न बढ़ा हुआ होगा। नाइट्रियूरेसिस यानी कि ये सोडियम के लॉस करवाने का काम करता है। ये अमाइनो एसिड का बना हुआ है, इसलिए इसको पेप्टाइड कहते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एएनपी हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन राइट एट्रियल वॉल से होता है। ये हाइपरवोलिमिया या हाइपरटेंशन में रिलीज होता है जब राइट एट्रियल वॉल स्ट्रेच होती है। वहां से रिलीज होने के बाद में ये नेफ्रॉन की पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे जाकर के एक्ट करता है और ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बंद करके उनको बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि सोडियम और पानी का तो लॉस करेगा और उसी दौरान ये पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके पोटेशियम को ब्लड में डालने का काम करता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट रेगुलेशन। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कैल्शियम और फॉस्फेट रेगुलेशन के लिए। कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन, जिस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के ऑपोजिट रेगुलेट होता है। कोई हार्मोन अगर सोडियम का लेवल बढ़ाएगा तो पोटेशियम कम करेगा और कोई पोटेशियम बढ़ाएगा तो सोडियम कम करेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसी प्रकार से कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन होता है। अगर कोई हार्मोन कैल्शियम का ब्लड में लेवल बढ़ाएगा तो फॉस्फेट का कम करेगा और अगर कोई हार्मोन फॉस्फेट का लेवल ब्लड में बढ़ाएगा तो कैल्शियम का कम करेगा। अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट रेगुलेशन की बात करें तो इनके लिए एक हार्मोन आपको याद रखना है, पहला कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बार बार एग्जाम में आने वाला हार्मोन, ये कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे से। अगर हम बात करें अगर कैल्सिटोनिन की कि ये कैल्सिटोनिन क्या है, तो ये एक हार्मोन है जो कि सी सेल या उसी को कहा जाता है पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो अपने गर्दन में पाई जाती है, नेक रीजन में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड, जिसकी सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है। और अगर हम बात करें कि ये जाकर के एक्ट कहाँ पे करता है, तो ये एक्ट करता है किडनी में, और किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन के किस पार्ट पे, तो आंसर देंगे डीसीटी पे। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और किडनी में जाकर के डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है। जब जब ये कैल्सिटोनिन वर्ड हम देखते हैं तो इसमें कैल्सी वर्ड आता है तो हमें ऐसे लगता है कि ये कैल्शियम को कहीं ना कहीं जाकर के बढ़ाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब कैल्सिटोनिन आपके माइंड में आए तो ऐसा आपको लगना चाहिए कि ये कैल्शियम का सत्यानाश करने वाला ऐसा हार्मोन है जो कि कैल्शियम का क्या कर रहा हो, सत्यानाश कर रहा हो। बिल्कुल इसके नाम के ऑपोजिट इसका काम है। नाम देखने पर कैल्सी वर्ड आ रहा तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं करता है। नाम जैसा है काम इसके बिल्कुल विपरीत करता है। कैल्सिटोनिन सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, किडनी में जाकर के डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है। अगर हम बात करें कि ये डीसीटी है मान लीजिए, और डीसीटी के ऊपर जाकर के ये क्या एक्ट करता है, तो इसके अंदर जो भी ये फिल्ट्रेट बन रहा है और फिल्ट्रेट के अंदर जो भी कैल्शियम मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उस कैल्शियम का तो ये रीएब्जॉर्प्शन कम कर देता है और कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, यूरिन के साथ बाहर निकालता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैल्शियम का क्या बढ़ा देता है, इंक्रीज एक्सक्रेशन। कैल्शियम का तो ये एक्सक्रेशन बढ़ा करके सीरम कैल्शियम लेवल को, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन जब कैल्शियम को बाहर निकालता है तो उसी दौरान ये फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ा देता है, फॉस्फेट का। यानी कि हम कह सकते हैं सीरम फॉस्फेट लेवल को बढ़ाने का काम करता है। सीरम फॉस्फेट लेवल को तो इंक्रीज करता है, जबकि सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। दोस्तों याद रखिएगा, हम कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। पहला हार्मोन हम पढ़ रहे हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि उसके नाम के विपरीत काम करता है। कैल्सी वर्ड देख के आपको लग रहा होता है कि कैल्शियम का लेवल कहीं न कहीं बढ़ाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कैल्सीटोनिन कैल्शियम का सत्यानाश करने वाला हार्मोन है। कैल्सीटोनिन सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। वहां से रिलीज होने के बाद में ये जाकर के नेफ्रॉन की डीसीटी पे एक्ट करता है, और डीसीटी पे एक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम को तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के साथ बाहर निकालता है, यानी कि कैल्शियम का एक्सक्रेशन बढ़ा करके सीरम कैल्शियम लेवल को तो कम करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। जबकि ये फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके ब्लड के अंदर सीरम फॉस्फेट लेवल को बढ़ाने का काम करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्सीटोनिन सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है कि कम करता है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कम करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्सीटोनिन सीरम फॉस्फेट लेवल पे क्या इफेक्ट दिखाता है, तो हम आंसर देंगे कि कैल्सीटोनिन सीरम फॉस्फेट लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए दूसरा हार्मोन है पीटीएच। पीटीएच या जिसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। पीटीएच की अगर हम बात करें कि ये कहां से रिलीज होता है, तो या इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो आंसर देंगे पैराथायरॉइड से। पीटीएच या पैराथॉर्मोन अगर अपन बात करें तो थायराइड ग्लैंड की जो ऊपर की ओर छोटे छोटे दाने के रूप में 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। उस पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला हार्मोन होता है उसी को हम कहते हैं पीटीएच या पैराथॉर्मोन। ये पीटीएच जिस प्रकार से एल्डोस्टेरोन और एएनपी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, सेम उसी प्रकार से पीटीएच और कैल्सीटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जो काम कैल्सीटोनिन कर रहा था, और कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, सीरम फॉस्फेट बढ़ा रहा था, सीरम कैल्शियम कम कर रहा था, उसके जस्ट ऑपोजिट काम करेगा पीटीएच। ये सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा और सीरम फॉस्फेट लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। देखिएगा अगर अपन बात करें इस पीटीएच के एक्शन क्या होते हैं, तो पहला एक्शन अगर अपन बात करें इसका किडनी के ऊपर, कि ये किडनी में जाकर के क्या काम करता है, तो ये किडनी में जाकर के डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है। और डीसीटी के ऊपर क्या एक्ट करता है कि जो इस फिल्ट्रेट में कैल्शियम है उस कैल्शियम का ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम का तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ये सीरम कैल्शियम लेवल को तो बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, फॉस्फेट को किसके साथ, यूरिन के साथ बाहर निकालता है। फॉस्फेट को किसके साथ बाहर निकालता है, यूरिन के साथ। तो हम कह सकते हैं ये इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट का एक्सक्रेशन बढ़ाता है, इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ फॉस्फेट। और फॉस्फेट को ज्यादा से ज्यादा यूरिन के साथ बाहर निकालेगा तो सीरम फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, कम करता है। सीरम फॉस्फेट लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है, अगर हम बात करें पीटीएच या पैराथॉर्मोन की, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके 3 जगह एक्शन होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। पहला एक्शन अपन ने पढ़ा है कि किडनी के अंदर ये क्या काम करता है, ये डीसीटी के ऊपर एक्ट करके कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आएगा और सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। और जब ये सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो उसी दौरान ये फॉस्फेट को ज्यादा से ज्यादा यूरिन के साथ बाहर निकालेगा और फॉस्फेट का एक्सक्रेशन बढ़ाएगा। और ज्यादा से ज्यादा फॉस्फेट यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालेगा तो धीरे धीरे ब्लड में फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। यानी कि ये सीरम फॉस्फेट लेवल को कम करेगा जबकि सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। जबकि कैल्सीटोनिन सीरम फॉस्फेट को बढ़ा रहा था और सीरम कैल्शियम को कम कर रहा था, जो कि जस्ट इसके विपरीत था। दूसरा अगर अपन बात करें कि दूसरा पीटीएच का एक्शन कहां पर होता है, तो देखिए पीटीएच का सेकंड एक्शन जो होता है वो होता है ये विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। पीटीएच जो है अपन ने इसके फंक्शन में भी पढ़ा था, किडनी फंक्शन में इसको डिस्कस किया था कि पीटीएच जो है वो विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है। और विटामिन डी जब एक्टिवेट होता है तो ये इंक्रीज कर देता है क्या, एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका, कैल्शियम का। अगर अपन बात करें तो विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाने का काम करता है पीटीएच। और जब पीटीएच के द्वारा विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाया जाएगा तो विटामिन डी क्या करेगा, जो अपन डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा जीआईटी से, और उसको किस में डालेगा, ब्लड के अंदर।
और जितना ज़्यादा विटामिन डी का एक्टिवेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा करके ब्लड में डालेगा, और जैसे जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा सीरम कैल्शियम लेवल वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि पीटीएच इनडायरेक्टली सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, किस प्रकार से, विटामिन डी का एक्टिवेशन करवा के। और विटामिन डी जब एक्टिवेट होगा तो वो विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, कहां पर जाकर के, जीआईटी में। यानी अभी तक अपन ने बढ़ा है कि पीटीएच कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी में, जबकि ये विटामिन डी को एक्टिवेट करके एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कहां पर, जीआईटी में। अगर हम बात करें कि इसके अलावा इसका कहां पर एक्शन होता है, तो इसका एक्शन होता है पीटीएच का बोन्स के अंदर। और बोन के अंदर अगर अपन बात करें कि कहां पर एक्शन होता है, तो बोन के अंदर एक ऐसी सेल होती है जो कि बोन रिजॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बोन डेस्ट्रॉइंग सेल कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है। ऑस्टियोक्लास्ट की जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, बोन का डीमिनरलाइजेशन करेगी। और बोन का डीमिनरलाइजेशन का मतलब है बोन के अंदर से मिनरल्स को बाहर निकाल देगी और कैल्शियम को बोन में से निकाल करके किस में डालेगी, ब्लड के अंदर। तो बोन में से तो कैल्शियम बाहर निकलेगा, लेकिन ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें तो अपन ने बात की है यहाँ पर पीटीएच की, और पीटीएच में अपन देखा है सबसे पहले कि पीटीएच जो कि पैराथ हार्मोन कहलाता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम होता है सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाना और सीरम फॉस्फेट लेवल को कम करना। पहला एक्शन अपन ने पढ़ा है कि किडनी में ये डीसीटी पे एक्ट करता है। डीसीटी पे क्या करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और फॉस्फेट का एक्सक्रेशन या लॉस बढ़ा करके सीरम फॉस्फेट लेवल को कम करता है। दूसरा एक्शन अपन ने बात की कि ये विटामिन डी को एक्टिवेट करवा करके जीआईटी में जाकर के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तीसरा अपन बात कर रहे हैं कि जो पीटीएच होता है वो बोन में जाकर के बोन डेस्ट्रॉइंग सेल, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा करके बोन में से कैल्शियम को बाहर निकाल करके बोन का डीमिनरलाइजेशन तो किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जब कैल्शियम बोन से बाहर निकलता है तो ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल को इंप्रूव करने का या बढ़ाने का काम करता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिए जरा नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूरिन की, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिन की तो कुछ पॉइंट यूरिन से रिलेटेड अपने को याद रहने चाहिए। सबसे पहले इसका कलर कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं क्लियर अंबर कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है यूरिन। तो अगर आपसे पूछे कि यूरिन किस कलर का होता है तो हम आंसर देंगे कि ये हल्के पीले कलर का, जिसको हम कहते हैं क्लियर अंबर कलर। यूरिन का कलर कैसा होता है तो हम कहेंगे हल्का पीला या अंबर कलर का यूरिन होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट इसकी वॉल्यूम कि एक पर्सन का नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो हम आंसर देते हैं 1 to 1.5 लीटर पर डे। 24 घंटे के अंदर 1 से 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट होता है। नॉर्मल वॉल्यूम की अपन बात की है 1 to 1.5 लीटर पर डे। कलर होता है इसका अंबर कलर। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी पीएच कितनी होती है तो 6 होती है, जो कि स्लाइटली क्या है, एसिडिक, हल्का एसिडिक नेचर का होता है। यूरिन 6 के आसपास पीएच होती है, और अगर रेंज की बात करें तो 4.5 से 8 तक हो सकती है। यानी यूरिन के पीएच की बात करें तो वो 6 यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन 4.5 to 8 की रेंज में पीएच हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.0162 to 1.025। अलग अलग बुक में आप देखेंगे अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार पूछी जाती है और आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से याद रखना है। इसकी 1.016 to 1.025 होता है, और एग्जाम के अंदर जो इसके नियर बाई वाला जो ऑप्शन होगा, जो सबसे ज्यादा इसके करीब वाला होगा, वही इसका क्या होगा, राइट चॉइस होगा। तो अपन ने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। यूरिन की अगर अपन बात करें तो ये क्लियर अंबर कलर का होता है यूरोब्लिनोजन की वजह से। वॉल्यूम जो होता है इसका 1 to 1.5 लीटर पर डे के आसपास होता है। इसकी पीएच होती है वो 6 या स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, जबकि 4.5 to 8 की रेंज में हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखना है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 1.016 to 1.025 होती है। और अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, अगर हम यूरिन के कंपोजिशन की बात करें तो यूरिन के अंदर 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, और रिमेनिंग 2% के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिक एसिड,
क्रिएटिनिन, ऑक्सिलेट, सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स, एंजाइम, ड्रग्स, कीटोन, ये सब होते हैं। अगर हम बात करें यूरिन के कंपोजिशन की तो उसमें 96% वाटर होता है, 2% उसमें यूरिया होता है और रिमेनिंग 2% में उसमें यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन होगा, ऑक्सिलेट होगा, सल्फेट होगा, हार्मोन होंगे, एंजाइम्स होंगे, ड्रग्स होगी, कीटोन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। यानी कि रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो 2% में होगा, 2% यूरिया और 96% उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने बात की है पहला रीनल थ्रेशोल्ड, उसमें फिर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। देन हमने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन के अंदर पहला हमने वाटर रेगुलेशन पढ़ा जिसमें एक हार्मोन पढ़ा अपन ने एडीएच, दूसरा हमने सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन पढ़ा जिसमें 2 हार्मोन पढ़े एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, तीसरा अपन ने कैल्शियम और फॉस्फेट रेगुलेशन पढ़ा जिसमें 2 हार्मोन पढ़े अपन ने पीटीएच और कैल्सिटोनिन, और उसके बाद में लास्ट में अपन ने यूरिन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जितना भी डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।